भाषा जिसके आविष्कार ने दुनिया को बदल दिया। भाषा का इस्तेमाल अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि भाषा विवाद का सोर्स भी हो सकती है। ऐसा ही हाल ही में देखने को मिल रहा है। लगातार लंबे समय से देश में भाषा को लेकर के विवाद हो रहा है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर के विवाद हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये जो विवाद है, त्रिभाषीय सूत्र का जो विवाद है, एनईपी 2020 का जो विवाद है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो विवाद है, वो क्या है। भारतीय संविधान में भाषा को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर के क्या बोलती है, और क्या कुछ चीजें यहाँ पर विवाद से निकल करके आती हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले खबर पे बात करेंगे कि खबर में क्या है, खबर में क्या चीजें निकल करके आई हैं, क्यों ये विवाद जो है इतना ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। इसके बाद जो आपकी एनईपी 2020 है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो ये 2020 की नीति है। इस नीति में भाषा को लेकर के क्या कुछ प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं, उन पर बात करेंगे। क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर बात करेंगे। फिर आपका तीन भाषा नीति क्या है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को जो 1986 वाली पॉलिसी थी उसमें कैसे दिखाया गया था। फिर 2020 वाली जो नीति है उसमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर के क्या कहा गया है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। फिर नीति के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कहां कहां पर चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चैलेंजेस को भी देखेंगे। और अंत में भारतीय संविधान में भाषा को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर भी बात करेंगे। तो ओवरऑल आपका इस पूरे विवाद को समझने के लिए आज की जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो अंत तक आपको वीडियो के साथ बने रहना है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनको अपने साथ जो है याद करते हुए चलना है। ये जो पूरी वीडियो है, ये जो पूरा टॉपिक है, आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और आप इसे भारतीय इंडियन सोसाइटी और गवर्नमेंट पॉलिसी से जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये पूरा विषय हुआ आपका, और बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं खबर पे। तो खबर यदि आप देखें पिछले कुछ समय से, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि भारतीय राजनीति में भाषा का जो विवाद है, त्रिभाषा सूत्र का जो विवाद है, वो विवाद और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। विवाद की शुरुआत जो है, बेसिकली आपके विवाद का जो नेतृत्व है दक्षिण भारत की तरफ से, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हिंदी भाषा को दक्षिण के राज्यों पर थोपने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु का जो फंड है उस फंड को रोक दिया है। तमिलनाडु में सर्व शिक्षा अभियान का जो फंड है, समग्र शिक्षा अभियान का जो फंड है, उस फंड को केंद्र सरकार की तरफ से रोक दिया गया है। केंद्र सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार ने कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो फंड सरकार देती है वो फंड मुख्य तौर पर कुछ पॉलिसीज से अटैच है, यानी कि अगर राज्य उन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो ही उस फंड को जो है राज्यों को दिया जाता है। कौन कौन सी पॉलिसी है? इसमें जो सबसे मेन पॉलिसी है वो है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की सरकार पर आरोप ये लगाया है कि तमिलनाडु की सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार में अभी तक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू ही नहीं किया है, और अगर ये पॉलिसी लागू नहीं होती है तो फिर आप जो है फंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आरोप यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और बीते दिनों संसद में भी इसको लेकर के आपको बहस देखने को मिली, जहां पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनके बीच में और डीएमके जो तमिलनाडु के डीएमके के एक सांसद हैं उनके बीच में आपको जो है बहस भी देखने को मिली। तो पूरा विवाद आपको लगातार जो राष्ट्रीय पटल है उस पर और ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विवाद पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो खबर को हमने समझ लिया, त्रिभाषा सूत्र को लेकर के विवाद है। तमिलनाडु सरकार ने जो है हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड को जारी करने के लिए जो नीति है उसके अनुपालन को आवश्यक बना दिया है, जबकि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हम केवल दो भाषा नीति को फॉलो करेंगे, एक इसमें अंग्रेजी होगी और एक इसमें तमिल होगी। तो दो भाषा नीति को हम फॉलो करेंगे, हम तीन भाषा नीति को फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल आपकी खबर हो जाती है, जिस खबर पे हमने चर्चा की। अब बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको आप उसमें भाषा को लेकर के क्या प्रोविजन है, वहां पर भाषा को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान जो है किए गए हैं। तो भाषा को लेकर के प्रोविजन की अगर आप बात करें तो ये जो नई पॉलिसी शुरू की गई थी, नई पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2020 में, इस पॉलिसी ने जो पुरानी पॉलिसी थी, और पुरानी पॉलिसी कब आई थी? 1986 में आई थी।
तो 1986 की जो पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। तो इसमें क्या सुझाव दिया गया है? इसमें सुझाव दिया गया है कि प्राथमिक स्तर जो होता है आपका, प्राथमिक स्तर यानी कि जो प्रारंभिक लेवल की शिक्षा है, आप कह सकते हैं कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है, और इसमें प्रेफरेबली ये कहा गया है कि अगर जो है आप और कर सकते हैं तो कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई है वो केवल और केवल आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए, आपकी जो मदर टंग है उसमें होनी चाहिए, या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। तो ये पॉलिसी कहती है कि अगर आप मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं तो बच्चों के सीखने की जो क्षमता है, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सबसे पहली भाषा कौन सी सीखता है? वो बच्चा सबसे पहली भाषा सीखता है अपनी मातृभाषा, अपने घर में सीखता है। तो अगर उस मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाएगा तो उसके सीखने की जो क्षमता है वो और बेहतर ढंग से डेवलप हो पाएगी, और वो बच्चा चीजों को और बेहतर ढंग से समझ पाएगा। अपना जो फाउंडेशन है, अपनी जो बुनियाद है, उस बुनियाद को और बेहतर ढंग से डेवलप कर पाएगा। तो इसीलिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इस बात पे जोर देती है कि प्रारंभिक लेवल की जो पढ़ाई है, बुनियादी लेवल की जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई आपकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें, इसमें द्विभाषा शिक्षा की बात की गई है, यानी कि एक आपकी मातृभाषा होनी चाहिए प्रारंभिक लेवल पर, एक आपकी अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, इसको बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि न्यू जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें भाषा को लेकर के क्या प्रोविजंस किए गए हैं, तो उसकी हमने बात की। अब बढ़ा जाए आगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है आपके लिए। सूचना इस बात को लेकर के है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, आपके फाउंडेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दृष्टि आईएएस जो है इस होली के अवसर पर आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है। तो अब आप हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो दृष्टि लर्निंग ऐप पर मौजूद हैं, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। तो उन कोर्सेज को अब आप 60% कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। सभी कोर्स आपको 60% कम कीमत पर मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा उपहार है, बहुत अच्छा ऑफर है, आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसमें खास तौर पर आपका एक कोर्स है जो कि आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, वो है आपका यूपीएससी आईएएस फाउंडेशन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स है, बहुत कम कीमत पर आपको मिल जाएगा, 60% कम कीमत पर आपको मिलेगा, मात्र 40% भुगतान आपको करना है, और पूरा कोर्स आपको जो है एक साथ मिल जाएगा, यानी कि सारी वीडियो आपको एक साथ मिलेंगी। वीडियोस को आप एक साथ देख सकते हैं, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, बिना इंटरनेट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर जो है संस्थान लेकर के आई है, तो इसका लाभ आप जरूर उठाइएगा। आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर को नोट करके रखिए। नंबर है हमारा 8750187501। इस नंबर पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, और दृष्टि लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर भी आपको इस पूरे विषय के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, जो भी कोर्स आपको चाहिए वो उस ऐप पर मौजूद होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भाषा को लेकर के क्या प्रोविजन किए गए हैं, खासतौर पर प्राथमिक लेवल पर। तो भारत में जो त्रिभाषा सूत्र है, इस सूत्र की शुरुआत होती है हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी से। हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी पेश की गई थी 1968 में, और दूसरी पॉलिसी आई थी 1986 में। अब ये 1968 वाली जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र को पेश किया गया था। क्या कहती है पॉलिसी? ये पॉलिसी में भारत के राज्यों को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक तरफ थे आपके हिंदी भाषी राज्य, यानी कि जहां पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है, जैसे आपका राजधानी दिल्ली हो गई, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, बिहार में भी आप मान सकते हैं। वैसे बिहार में अलग अलग भाषाएं आपको देखने को मिलती है, लेकिन बिहार में भी इसको शामिल किया गया था। आप इसमें हरियाणा को शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो राज्य थे, जो आप कह सकते हैं नॉर्थ के जो राज्य थे, उनको हिंदी भाषा की कैटेगरी में शामिल किया गया था। और फिर थे आपके गैर हिंदी भाषी राज्य, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी शामिल हैं, जिसमें आपके सदर्न स्टेट्स भी शामिल हैं। तो अब हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या प्रोविजन था? हिंदी भाषी राज्यों को 3 भाषाएं अपने जो है स्कूलों में पढ़ानी थी। कौन कौन सी? एक तो हिंदी पढ़ानी थी, दूसरी अंग्रेजी पढ़ानी थी, तीसरी एक आधुनिक भारतीय भाषाएं पढ़ानी थी, यानी कि कोई भी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपकी नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस भी शामिल हैं, या आपका जो भी तमाम असमी लैंग्वेज है, या और भी जो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है वो शामिल हैं, या आपकी दक्षिण की भाषाएं शामिल हैं। लेकिन इसमें कहा गया था कि अधिमानतः, या आप प्रेफरेबली अगर आप देखें तो आप दक्षिण की भाषाएं जो हैं, दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, उनको अपनी अपनी जो 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 फ्रेमवर्क है उसमें शामिल कर सकते हैं। तो 3 भाषाओं की बात जो है 1968 की पॉलिसी में की गई थी हिंदी भाषी राज्यों के लिए। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भाषा, जिसमें दक्षिण भारत की भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्या प्रोविजन थे उसकी अगर आप बात करें, तो इसमें भी 3 भाषाओं की बात की गई थी।
एक आपका हिंदी भाषा होगी, एक आपका अंग्रेजी भाषा होगी, एक आपका क्षेत्रीय भाषा होगी, यानी कि रीजनल लैंग्वेज होगी। अब आप इस पैटर्न को देखें तो यहां पर आपको दो भाषाएं कॉमन दिखाई देंगी। कौन कौन सी? हिंदी भाषा यहां पर कॉमन है और अंग्रेजी भाषा यहां पर कॉमन है। अब विवाद किस बात को लेकर के हुआ? विवाद इस बात को लेकर के हुआ कि यहां पर अंग्रेजी तो ठीक है, चलिए अंग्रेजी जो है दोनों के लिए अलग अलग, जो हिंदी के राज्य हैं उनके लिए भी जो है अलग से भाषा है, और जो नॉन हिंदी राज्य हैं उनके लिए भी एक फॉरेन लैंग्वेज है। लेकिन विवाद जो था वो हिंदी को लेकर के था। विवाद इस बात को लेकर के था कि हिंदी भाषी राज्यों को तो यहां पर हिंदी दी गई है और गैर हिंदी भाषी राज्यों को भी हिंदी दी गई है। तो जो गैर भाषी हिंदी राज्य हैं उनके लिए अंग्रेजी भी फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है और हिंदी भी फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है। तो इस बात को लेकर के विवाद जो है आपको 1968 वाली पॉलिसी में देखने को मिला था। इसके बाद अब ये तो हमने देख लिया, इसी को कहा जाता है प्रारंभिक त्रिभाषी सूत्र। तमिलनाडु की तरफ से इस पॉलिसी का बहुत ज्यादा विरोध किया गया और तमिलनाडु ने अपने क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र को लागू नहीं किया, बल्कि तमिलनाडु ने अपने क्षेत्र में लागू किया द्विभाषीय सूत्र को, यानी कि टू लैंग्वेज फॉर्मूले को, जिसमें एक अंग्रेजी भाषा शामिल थी और एक तमिल भाषा शामिल थी, यानी कि उनकी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है। यानी कि उन्होंने हिंदी को अपने फॉर्मूले से बाहर कर दिया। इसके बाद आता है आपका 1986 वाला जो पॉलिसी थी। फिर इसके बाद उसमें भी कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिला था। जो बदलाव होता है वो किया गया जो आपकी 2020 वाली पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया? बदलाव ये किया गया कि उसमें ये कहा गया कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। यानी कि जैसे यहां पर अगर आप देखें, यहां पर हिंदी को अनिवार्य बनाया गया है, हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसमें यह कहा गया कि हिंदी को थोपा नहीं जाएगा। यानी कि उसमें स्पष्ट तौर पर यह नहीं लिखा गया कि आपको हिंदी को पढ़ाना ही है। तो उसमें क्या लिखा गया? उसमें यह लिखा गया कि राज्य जो है, राज्य, क्षेत्र और छात्र अपनी भाषाएं चुन सकते हैं। कैसे चुन सकते हैं? उनको 3 भाषाएं लेनी है, 3 भाषाओं का चयन करना है, त्रिभाषा सूत्र है तो 3 भाषाओं का चयन करना है। लेकिन इसमें से 2 जो भाषाएं हैं ये आपका इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। 2 भाषाएं इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। एक भाषा आपकी कोई अन्य भाषा हो सकती है, जैसे अंग्रेजी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, लेकिन 2 जो आपकी भाषाएं हैं वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी 2020 वाली पॉलिसी थी उसमें हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब ये तो दक्षिण भारत के लिए अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन तमिलनाडु की तरफ से खासतौर पर इसका भी विरोध किया गया। तमिलनाडु की तरफ से कहा गया कि आप जो है एक इंडियन लैंग्वेज को लागू करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए 2 भाषाएं हैं, हम 2 भाषाओं में खुश हैं। तो तमिलनाडु जो है वो 3 भाषाओं को लागू ही नहीं करना चाहता, वो केवल 2 भाषाओं के साथ आगे बढ़ना चाहता है। एक है तमिल और दूसरा है आपका अंग्रेजी। तो इसी बात को लेकर के विवाद वर्तमान समय में हो रहा है। 2020 की जो पॉलिसी है उसमें किसी भी भाषा को थोपा नहीं गया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि राज्य चाहें तो संस्कृत को जो है आपका प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को चूज करने की भी सिफारिश यहाँ पर की गई है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे आपका तमिल शामिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, पाली है, फारसी है, प्राकृत है। तो इनको आगे बढ़ाने पर भी जो है हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इन पर भी जोर देती है। तो ये हमने देखा कि जिस विवाद की शुरुआत हुई थी 1968 में, उस विवाद को 2020 में कैसे सुलझाने की कोशिश की गई है, तो उसको हमने देख लिया। और त्रिभाषी सूत्र क्या है उस पर भी हमने बात की है। अब नीति के क्रियान्वयन में चुनौतियां क्या हैं, एक बार उन पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो इस बात को लेकर के है कि मटेरियल कहाँ से लाया जाए। जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में मान लीजिए उत्तर के राज्य हैं या दिल्ली के किसी स्कूल में आप तमिल भाषा को जो है लागू कर देते हैं, लेकिन तमिल भाषा की किताबें कहाँ से लेकर के आएंगे, आप मटेरियल कहाँ से लेकर के आएंगे? क्योंकि उत्तर में आपको उतना मटेरियल नहीं मिलता है। या आप दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण में आप हिंदी भाषा की किताब को लागू कर देते हैं, तो वहां पर हिंदी भाषा की किताब जो मटेरियल है उसको लाना एक तो मुश्किल है, दूसरा टीचर्स लाने मुश्किल हैं, क्योंकि नॉर्थ में आपको ऐसे टीचर्स ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जो कि दक्षिण की भाषा को जानते हों, या दक्षिण में आपको ऐसे टीचर्स ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जो कि नॉर्थ की भाषा को जानते हों। तो एक तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि इसको कम करने की कोशिश जरूर की गई है। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की तरफ से 2024 में 104 क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में अपनी किताब को ट्रांसलेट किया गया था। इसके अलावा असम और आंध्र प्रदेश ने द्विभाषीय पाठ्यक्रम भी पेश किया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर त्रिभाषा सूत्र को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, और तमिलनाडु इसका एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है।
और भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक जो है जमीनी स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू नहीं किया है। कागजों पर लागू हो चुका है, लेकिन कागजों के अलावा अगर आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो अभी तक त्रिभाषा सूत्र अधिकांश राज्यों में लागू नहीं हो पाया है। और हम बार-बार जो है आलोचना करते हैं दक्षिण के राज्यों की, लेकिन अगर आप उत्तर के राज्यों में आकर के देखें तो यहाँ पर भी आपका जो दक्षिण भारत के जो जो भाषाएं हैं उनको पढ़ाने की जो बात की जाती है, वो धरातल पर लागू नहीं हो पाई है, वो केवल कागजों पर ही लागू है। कागजों पर ये लिखा हुआ है कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो दक्षिण भारत की भाषाओं को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर के देखें तो ये चीज आपको नजर नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, हरियाणा ने 1969 में तमिल को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे मान्यता प्रदान की थी, लेकिन 2010 में इसको हटा दिया गया क्योंकि ये काम ही नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा अगर आप देखें, हिमाचल प्रदेश ने तेलुगु और तमिल को तेलुगु और तमिल को लागू किया था, लेकिन शिक्षकों की कमी की वजह से इसको भी बंद कर दिया गया। यानी शिक्षकों की उपलब्धता ही नहीं है तो पॉलिसी को लागू कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं वर्तमान समय में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम केवल पॉलिसी को लागू करने के बजाय उसमें प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हमें केवल राज्यों पर भाषा को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसके बजाय हमें राज्यों के साथ जो है डिस्कशन करना चाहिए, राज्यों के साथ विमर्श करना चाहिए कि अगर वो लागू नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है। अगर तो हिमाचल प्रदेश की सरकार त्रिभाषा सूत्र को लागू नहीं कर पाई है शिक्षकों की कमी की वजह से, तो हम तमिलनाडु या जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो शिक्षकों की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कर सकें, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनको पढ़ाया जा सके, और इससे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो भी प्रेरित होंगे कि वो उत्तर भारत के जो भाषाएं हैं उसको अपने स्कूलों में पढ़ा सकें। तो यहाँ पर आपका एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये ओवरऑल नीति के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर हमने बात की। अब अंत में संविधान में भाषा को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो संविधान में अगर आप देखें, संविधान के मुताबिक हिंदी को भारत की राज्य भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है, स्टेट लैंग्वेज के तौर पर स्वीकार किया गया है। ऑफिशियल भारत की नेशनल लैंग्वेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि हमारी नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट की लैंग्वेज है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अंग्रेजी की अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान में दो ही भाषाओं का जिक्र आपको जो है प्रमुखता से देखने को मिलेगा। एक है एक है हिंदी भाषा, बहुत प्रमुखता से जिक्र है, एक है अंग्रेजी भाषा। तो प्रारंभ में जब ये चूज किया जा रहा था कि हमें कौन सी भाषा का चयन करना चाहिए भारत के लिए, तो जो उत्तर भारत के जो प्रतिनिधि थे तो उनका कहना था कि हमें हिंदी को चूज करना चाहिए, जबकि जो दक्षिण के प्रतिनिधि थे उनका कहना था कि हिंदी को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण के बहुत सारे आपके जो लोग हैं वो हिंदी को नहीं जानते हैं, तो ये नेशनल इंटीग्रेशन में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। जाहिर तौर पर एक अच्छा तर्क था, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में दो भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। एक थी आपकी हिंदी भाषा और एक थी आपकी अंग्रेजी। तो अब अंग्रेजी को लेकर के प्रोविजन ये था कि अंग्रेजी भारतीय संविधान में केवल 15 साल तक शामिल रहेगी, यानी कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 1965 तक अंग्रेजी को लागू किया जाना था, अंग्रेजी को भारतीय संविधान में शामिल किया जाना था, और 1965 के बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाता। लेकिन जब तक 1965 आता उससे पहले ही भारत के बहुत सारे जो दक्षिण के राज्य थे, खासतौर पर तमिलनाडु के जो तमाम प्रतिनिधि थे, उनकी तरफ से इस पूरे प्रावधान की काफी ज्यादा आलोचना की गई, बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, और अंततः सरकार को एक कानून लाना पड़ा 1963 में, जिस कानून के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को अनंत काल के लिए भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। तो 1963 में आपको यह देखने को मिला था जब 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम को लागू किया गया था। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है, भारतीय संविधान कहता है कि राज्य जो हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान का आर्टिकल 351 कहता है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे, ताकि भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है हिंदी भाषा बन सके। तो हिंदी भाषा को लेकर के आर्टिकल 351 में प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं कि भारत में आपके 4 हाईकोर्ट ऐसे हैं, केवल 4 हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां पर आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया है। बाकी जितने भी हाईकोर्ट भारत में हैं उन सभी हाईकोर्ट में केवल और केवल अंग्रेजी भाषा, या 4 आप कह सकते हैं हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल होता है। बाकी सभी जो हाईकोर्ट्स हैं वहां पर आपका इंग्लिश भाषा या अंग्रेजी माध्यम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिचुएशन आपको जो है भारत में देखने को मिलती है। तो हमने संविधान में क्या प्रोविजन है उन पर बात कर ली है।
तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त, और अब अंत में हम बात करते हैं एक करंट अफेयर के सवाल की, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि सरकार द्वारा वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति पेश की गई थी, वह निम्नलिखित में से किस नीति को प्रतिस्थापित करती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1974। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।